इस कहानी की शुरुआत में हम जर्मनी के रोड के किनारे डॉक्टर जोसेफ हाइटर को देखते हैं, जो अपनी गाड़ी में बैठकर कुछ कुत्तों की फोटोज देख रहा होता है जो आगे पीछे एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े होते हैं। तभी उसकी नजर जाता है एक ट्रक पे जो अभी अभी उसकी गाड़ी के पीछे आकर रुका है। उस ट्रक का ड्राइवर हल्का होने के लिए झाड़ियों में चला जाता है। डॉक्टर हाइटर भी अपने हाथों में बंदूक लेकर उस आदमी के पीछे चला जाता है। वो आदमी जब हल्का होने के लिए बैठता है तभी हाइटर उस पर बेहोशी का गोली चला देता है और सीने ही पर कट हो जाता है। फिर हम एक होटल पे 2 अमेरिकन टूरिस्ट लिंडसी और जेनी को देखते हैं जो फिलहाल जर्मनी में है और कुछ ही दिन बाद इटली जाने वाले हैं। एक वेटर ने उन्हें बंकर नाम के एक नाइट क्लब पे पार्टी के लिए इनवाइट किया होता है, इसीलिए जेनी होटल की सर्विस वालों को फोन करके उस क्लब की रास्ता पूछती है। होटल वाले उसे सही से रास्ता नहीं बता पाते, लेकिन फिर भी वो पार्टी करने के लिए क्लब की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि अमेरिकन वालों के लिए पार्टी करना बहुत मायने रखता है। चाहे कुछ भी हो लेकिन पार्टी मिस नहीं होना चाहिए। क्लब की तरफ जाते हुए वो अपना रास्ता भूल जाते हैं। एक तो उन्हें क्लब का रास्ता सही से नहीं पता और दूसरी बात वो इस जगह पे नए हैं। लिंडसी जेनी पर थोड़ी भड़क जाती है और कहती है, मुझे लगा था तुम्हें रास्ते के बारे में पता है। जेनी कहती है, मुझे कैसे पता होगा यार, उन्होंने तो मुझे सही से रास्ता भी नहीं बताया। तभी उनकी गाड़ी की टायर पंक्चर हो जाता है। लिंडसी कार सर्विस वालों को कॉल करके बुलाना चाहती है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क नहीं होता। मतलब वो इस अनजान जगह पर फंस चुके हैं और ना ही उन दोनों में से किसी को भी टायर चेंज करना आता है। तभी बादल गरजने की आवाज आता है, इसीलिए वो दोनों गाड़ी के अंदर चले जाते हैं। लिंडसी बाहर जाकर किसी को मदद के लिए ढूंढना चाहती है, लेकिन जेनी इसके लिए मना कर देती है और कहती है, यार मैं नहीं जा सकती बाहर, मैंने हिल्स वाली चप्पल और शॉर्ट्स पहनी हुई है। तभी उनके पीछे से एक गाड़ी आती हुई दिखती है। जेनी लिंडसी को उस गाड़ी वाले से मदद मांगने के लिए कहती है, लेकिन लिंडसी इसके लिए मना कर रही होती है और कहती है, हम ऐसे ही किसी भी चलते फिरते लोगों से मदद नहीं मांग सकते। लेकिन जेनी उसे समझाती है कि उनके पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। लिंडसी भी समझ जाती है। उस गाड़ी पर एक लोकल जर्मन आदमी होता है। वो आदमी अपना गाड़ी इन दोनों के पास रोक देता है और इन 2 अबला नारियों को अकेला देखकर उन्हें अपनी हवस बुझाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और इधर लिंडसी उस आदमी को इंग्लिश में अपनी हालत बताते हुए मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी इनकी इंग्लिश बातों को नहीं समझ पा रहा होता और अपनी भाषा में कहता है, चलो आज रात गुलछर्रे उड़ाते हैं, क्या कहते हो मैडम जी। वो दोनों भी इस आदमी की जर्मन बातों को नहीं समझ पा रहे होते, लेकिन जब वो उस आदमी की बातों को समझने के लिए डिक्शनरी पे देखती है तो वो समझ जाते हैं कि वो आदमी उनके साथ क्या करना चाहता है। इसीलिए लिंडसी विंडो को बंद कर देती है। वो आदमी समझ जाता है कि ये दोनों उसके साथ गुलछर्रे नहीं उड़ाना चाहते, इसीलिए वो उनकी तरफ गंदे इशारा करके यहाँ से निकल जाता है। फिर लिंडसी दोबारा कहती है कि उन्हें किसी को मदद के लिए ढूंढना चाहिए, लेकिन जेनी कहती है कि अगर उन्हें 10 मिनट के अंदर कोई भी नहीं दिखा तो वो दोबारा गाड़ी पर वापस आ जाएंगे। फिर वो दोनों बाहर निकलकर किसी को मदद के लिए ढूंढने लगते हैं। चलते चलते वो जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां वो एक दूसरे के साथ झगड़ने लगते हैं, क्योंकि लिंडसी को लगता है कि जेनी ने क्लब की सही डायरेक्शन पता नहीं किया था और जेनी को लगता है कि उन्हें गाड़ी पे ही रुकना चाहिए था, ना कि लिंडसी की बात सुनकर ऐसे ही अंधेरी रातों में सुनसान राह पर मदद के लिए भटकना चाहिए। फिर लिंडसी थोड़ी आगे जाकर देखती है तो उसे एक जगह पर रोशनी दिखता है, इसीलिए वो जेनी को उसके साथ चलने के लिए कहती है। तभी बारिश शुरू हो जाता है और वो दोनों रोशनी के पास पहुंचकर देखते हैं तो एक घर होता है। वो दोनों इससे बहुत खुश हो जाते हैं और मदद के लिए उस घर की तरफ चले जाते हैं और उस घर के दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। तभी घर के अंदर से एक आदमी दरवाजे पर आता है और हम देखते हैं कि वो डॉक्टर हाइटर है। वो दोनों अपनी सिचुएशन बताकर हाइटर को कार सर्विस वालों को कॉल करने के लिए कहते हैं। हाइटर पूछता है, क्या तुम दोनों अकेले हो? उनके हाँ बोलने पर हाइटर उन्हें अपने घर के अंदर बुला लेता है और दरवाजे को लॉक कर देता है और बाहर एक बार नजर डालता है, कोई है तो नहीं। हाइटर पूछता है, क्या तुम दोनों रिश्तेदार हो? वो बताते हैं कि वो रिलेटिव्स नहीं है बल्कि दोस्त थे जो एक साथ दुनिया भर में सफर कर रहे हैं। फिर लिंडसी उसे कार सर्विस वालों को कॉल करने के लिए कहती है। फिर हाइटर कार सर्विस वालों को कॉल करने के लिए जाने लगता है और उन दोनों से पूछता है, क्या कुछ पीना चाहोगे? वो दोनों बस पानी मांगते हैं। उधर हाइटर फोन की बहाना बनाता है और उन्हें दिखाना चाहता है कि वो उनकी मदद के लिए किसी से फोन पर बात कर रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। फिर वो उनकी पानी में रोहिप्नॉल ड्रग मिला देता है और वो पानी उन्हें पीने के लिए दे देता है और कहता है, हो सकता है मदद आने में आधा घंटा लग जाए, तब तक तुम यहाँ पर आराम कर सकते हो। जेनी उससे कहती है, तुम्हारा घर तो बहुत बढ़िया है, क्या तुम अपनी बीवी के साथ नहीं रहते? हाइटर जवाब में कहता है कि वो इंसानों को पसंद नहीं करता। उसकी इस अजीब बात को सुनकर लिंडसी को हंसी आ जाती है और उसके हाथ से ग्लास छूट जाता है। इस बात से हाइटर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अगर वो पानी नहीं पिएगी तो उस पर ड्रग्स काम नहीं करने वाले और उसका ये प्लान खराब हो जाएगा। इसीलिए वो दोबारा उसके लिए पानी लाना चाहता है। जेनी कहती है, इसकी जरूरत नहीं, हम एक ही ग्लास से पानी पी लेंगे। फिर हाइटर कहता है कि वो इस जगह को पहुंचने के लिए तवाल लाने के लिए जा रहा है। लिंडसी जेनी से कहती है कि उन्हें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लेना चाहिए। ये डिस्कस करते हुए जेनी पूरा पानी पी जाती है। उधर हाइटर बेसमेंट में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसने उस ट्रक ड्राइवर को बांध कर रखा है। हाइटर इंजेक्शन में कुछ डालता है और उसे पीछे छुपाकर तोयला लेकर उनके पास आ जाता है। फिर वो पानी पूछने के लिए तोयला लिंडसी को दे देता है। लिंडसी उसे दोबारा कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन हाइटर इस बार मना कर देता है। लिंडसी देखती है कि जेनी बेहोश होने वाली है, इसीलिए वो उसे संभालने लगती है। तभी लिंडसी की भी हालत खराब होने लगता है, क्योंकि उसने भी थोड़ा बहुत पानी पी ली होती है। तभी हाइटर उसे पकड़कर उसकी गर्दन पर
इंजेक्शन लगा देता है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं और अब तक लिंडसी को होश आ जाती है और वो देखती है कि उसके साथ जेनी और उसके हिसाब से एक अनजान आदमी को एक जगह पर बांध कर रखा गया है। लिंडसी जेनी को उठाने की कोशिश करने लगती है, तभी यहाँ पर हाइटर आ जाता है। ये जगह उसके घर के बेसमेंट में होता है जहाँ अक्सर वो अपना साइको एक्सपेरिमेंट किया करता है। हाइटर ट्रक ड्राइवर को कहता है, मेरे दोस्त तुम्हारा टिश्यू उन दोनों के साथ मैच नहीं हो रहा, इसीलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। फिर हाइटर उस आदमी को जहर देकर मार देता है। लिंडसी और जेनी उसे लगातार गाली दे रहे होते हैं, हमें छोड़ दे कुत्ते, लेकिन इससे हाइटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोबारा एक और आदमी को पकड़ कर लाता है। फिर अगले दिन उन तीनों के पास आकर वो एक एक करके उन तीनों की दांत को चेक करता है। वो आदमी एक जापानीज होता है जो हाइटर को अपनी भाषा में बहुत बुरी तरीके से गाली दे रहा होता है। उन्हें चेक करने के बाद हाइटर यहाँ से चला जाता है। इधर लिंडसी जेनी को हौसला दे रही होती है कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे भी इस बात का एहसास होता है कि ये सब उसके हाथ में नहीं है। फिर दोबारा हाइटर उनके पास सूट बूट पहन कर आता है और उन्हें बताता है कि उसका नाम जोसेफ हाइटर है और वो एक रिटायर्ड सर्जन है जो साइमस ट्विंस को अलग करने के लिए जाना जाता है। लेकिन 6 महीने पहले ही उसने डिसाइड किया कि अब वो ट्विंस को अलग नहीं करेगा बल्कि अलग चीजों को आपस में जोड़ेगा। इसीलिए वो अपने 3 रॉटवाइलर्स को आपस में जोड़ कर एक ऐसा ऑपरेशन किया जो आज तक किसी ने भी नहीं किया है। लेकिन उसके इस ऑपरेशन में वो 3 रॉटवाइलर्स मारे गए और अब वो इंसानों पर ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। इसीलिए वो इन तीनों को पकड़ कर लाया है ताकि इन तीनों को आपस में जोड़कर वो एक ह्यूमन सेंटीपीड बना सके। हाइटर ऑपरेशन के दौरान होने वाले हर एक घटना उन्हें एक्सप्लेन करके बताता है और कहता है कि पहले वो उनके पैरों के लिगामेंट को काट देगा ताकि वो जिंदगी में कभी भी खड़ा ना हो सके। फिर वो ए और बी सब्जेक्ट की पीछे वाले हिस्से को ऑपरेशन करके बदल देगा। फिर वो बी और सी सब्जेक्ट की मुंह का ऑपरेशन करके उन्हें बदल देगा ताकि उन्हें आपस में जोड़कर एक साइमस ट्रिपलेट बना सके। ये सब सुनकर उन तीनों की हालत बहुत खराब हो जाता है। फिर वो अगले दिन उनके पास आता है और उस जापानीज आदमी को ऑपरेशन के लिए जनरल एनेस्थेसिया देता है। फिर वो जेनी के पास जाता है और उसे भी एनेस्थेसिया देने लगता है। ये सब देखकर लिंडसी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है और वो कामयाब हो जाती है, लेकिन यहाँ से भागते वक्त उसके हाथों में कट लग जाता है। हाइटर ये देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। लिंडसी एक रूम में जाकर छुप जाती है और दरवाजे को लॉक कर देती है। तभी हाइटर वहाँ आकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि अगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो इसके लिए उसे बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। फिर हाइटर दरवाजे से हट जाता है और लिंडसी यहाँ से भागने की जगह ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर जाता है पर्दे पर जिसके पीछे कांच का खिड़की होता है। लिंडसी उसे तोड़ने के लिए अपने हाथों में लैंप ले लेती है और जैसे वो पर्दा हटाती है तो वो देखती है कि हाइटर पहले से ही वहाँ पर बंदूक लेकर खड़ा हुआ है। ये देखकर लिंडसी पीछे हट जाती है। हाइटर कांच तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगता है। तभी लिंडसी दरवाजा खोलकर इस रूम से निकल जाती है और उधर हाइटर भी कांच तोड़कर अंदर आ जाता है। लिंडसी डर के मारे भागते भागते स्विमिंग पूल पर गिर जाती है। हाइटर भी यहाँ पर पहुंच जाता है। लिंडसी उसे रिक्वेस्ट कर रही होती है ताकि वो उन्हें छोड़ दे, लेकिन हाइटर उस पर बंदूक तान देता है। लिंडसी इससे बचने के लिए पानी के अंदर चली जाती है, लेकिन थक हार कर वो पानी से बाहर आ जाती है और हाइटर से कहती है, चल सन की कही के इस मामले को ही खत्म कर, तेरे उस साइको एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने से अच्छा है मैं ही मर जाऊं, चला दे गोली। हाइटर उससे कहता है, पता है जब मेरा एक रॉटवाइलर ऑपरेशन से पहले भागने की कोशिश किया था और जब मैंने उसे पकड़ा तो ऑपरेशन के बाद मैंने उसे मिडिल पोजीशन पे रखा। इस पोजीशन पे सबसे ज्यादा दर्द होता है और मैं तुम्हें भी उसी पोजीशन पर रखने वाला हूँ। भागने का कीमत तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। फिर वो स्विमिंग पूल की शटर को बंद करने लगता है और इंतजार कर रहा होता है कि लिंडसी बाहर आएगी, लेकिन वो बाहर नहीं आती बल्कि शटर के नीचे चली जाती है। शटर पूरी तरीके से बंद होने से पहले ही पावर कट हो जाता है, इसीलिए हाइटर इसे देखने के लिए चला जाता है। मौके का फायदा उठाकर लिंडसी यहाँ से निकलने ही वाली होती है, लेकिन वो जेनी को छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसीलिए वो बेसमेंट में जाती है जेनी को लाने के लिए। लेकिन जेनी एनेस्थेसिया की वजह से पूरी तरीके से निढल पड़ी होती है, लेकिन फिर भी लिंडसी बड़े मुश्किलों से जेनी को खींचते हुए उस टूटी हुई खिड़की से घर के बाहर चली जाती है। तभी हाइटर उस पर बेहोशी की गोली चला देता है। फिर वो उन्हें ऑपरेशन के जरिए आपस में जोड़ देता है और कुछ दिनों तक वेट करता है ताकि उनके घाव थोड़ा बहुत ठीक हो जाए। एक दिन वो उनके घाव को चेक करता है और उसे लगता है सब कुछ सही है, इसीलिए हाइटर उन्हें उठने के लिए मजबूर करता है। उन्हें उड़ता हुआ देखकर हाइटर बहुत खुश होता है क्योंकि उसके हिसाब से उसका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है। ऑपरेशन के जरिए पहले पोजीशन पे उसने जापानीज आदमी को रखा होता है, मिडिल पोजीशन पे लिंडसी को और लास्ट वाले सेक्शन में जेनी को। फिर हाइटर उन्हें आईना दिखाता है। वो तीनों ही अपनी हालत देखकर बहुत रोते हैं और हाइटर भी खुशी के आंसू रो रहा होता है। ऐसा लगता है इन्हें आपस में जोड़कर वो जिंदगी में 30 मार खा वाली काम कर चुका है। हाइटर उन तीनों को पिंजरे में बंद करके रखता है ठीक किसी जानवर की तरह, इसीलिए वो जापानीज आदमी उसे लगातार गाली दे रहा होता है। लिंडसी और जेनी भी देना चाहते हैं लेकिन उनका मुंह बंद होता है। फिर अगले दिन सुबह हाइटर उन्हें न्यूज़पेपर देकर ठीक है कुत्ते की तरह उसके पास लाने के लिए कहता है, लेकिन वो जापानीज आदमी ऐसा नहीं करता बल्कि वो न्यूज़पेपर को अपने मुंह से फेंक देता है। फिर हाइटर दोबारा उसके पास न्यूज़पेपर लाने के लिए कहता है, लेकिन फिर वो दोबारा न्यूज़पेपर को फेंक देता है। ये देखकर हाइटर उस पर चढ़ जाता है और उसका मजाक बनाने लगता है। फिर रात को हाइटर उन्हें कुत्ते का खाना देता है। वो जापानीज आदमी तो खाना खा लेता है लेकिन लिंडसी और जेनी खा नहीं सकते क्योंकि उनका पोजीशन ही
कुछ ऐसा होता है, मतलब उस जापानीज आदमी की वेस्ट मटेरियल लिंडसी के अंदर जाने वाला है और लिंडसी का वेस्ट मटेरियल जेनी के अंदर। ये सब देखकर हमारे दिमाग में बस एक ही बात चल रहा है, ये क्या बवासीर बना दिए हो यार। अपने ऐसे हालत देखकर वो जापानीज आदमी हाइटर पर हमला कर देता है, जिससे हाइटर का पैर कट जाता है। इस बात से हाइटर वाखला जाता है और वो उस जापानीज आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारता है और कहता है, अगर तूने अगली बार ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं तेरे सारे दांत एक एक करके उखाड़ दूंगा। फिर अगले दिन वो उन्हें गार्डन में ले जाता है और उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। तभी उस जापानीज आदमी को प्रेशर आता है और उसका वेस्ट मटेरियल लिंडसी के अंदर चला जाता है। वो आदमी उनसे माफी मांग रहा होता है क्योंकि इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो सन की डॉक्टर इससे बहुत खुश हो रहा होता है। उसे लगता है कि भैया जी हमने क्या ही चीज आविष्कार कर दिया है। एक दिन जब हाइटर उन्हें बांध कर स्विम कर रहा होता है तो वो जापानीज आदमी अपने आप को छुड़ा लेता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हाइटर उसके सामने आ जाता है और उन्हें अंदर ले जाकर बहुत बुरी तरीके से मारता है। अगले दिन हाइटर उनका चेकअप करता है। वो जापानीज आदमी तो पूरी तरीके से ठीक होता है, लेकिन लिंडसी की हालत थोड़ा खराब होता है, लेकिन जेनी की हालत बहुत खराब होती है। वो बस इस दुनिया में कुछ ही दिनों का मेहमान है, इसीलिए हाइटर उसे रिप्लेस करना चाहता है। तभी उसे किसी का कॉल आता है। उसके कॉल उठाते ही वो जापानीज आदमी चिल्लाने लगता है ताकि उन्हें किसी तरह की मदद मिल जाए, लेकिन हाइटर उन्हें धमका कर चुप करा देता है। कॉल के दूसरी तरफ पुलिस वाले होते हैं जो उसके घर के बाहर खड़े हैं और उससे मिलना चाहते हैं। हाइटर उनसे मिलने के लिए जाता है, लेकिन जाने से पहले वो घर के अंदर से देखता है कि दो पुलिस वाले उसके घर के बाहर खड़े हैं, जिनमें से इसका नाम भोलर और इसका नाम क्रंच होता है। वो पुलिस वाले उसके घर के अंदर चले आते हैं। इधर बेसमेंट में वो जापानीज आदमी लगातार चिल्ला रहा होता है, लेकिन पुलिस वालों को उसकी आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा होता। क्रंच हाइटर से कहता है, कई दिनों से कुछ लोग गायब हो रहे हैं और एक ट्रक तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर बहुत दिनों से खड़ा हुआ है, तो क्या तुम इसके बारे में कुछ बता सकते हो? हाइटर कहता है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स की वजह से कई दिनों से अपने घर से बाहर नहीं निकला और वो इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। फिर वो पुलिस वालों से कुछ पीने के लिए पूछता है। क्रंच कॉफी मांगता है, लेकिन हाइटर कहता है पानी से बढ़िया कुछ नहीं है। फिर वो पानी लाने के लिए अंदर चला जाता है और उनके पानी में भी रोहिपनॉल मिलाकर उन्हें दे देता है। फिर क्रंच कहता है, हमें पता है तुम बहुत नामचीन सर्जन हो और हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन तुम्हारे खिलाफ एक लेडी ने कंप्लेन की है कि उस लेडी ने तुम्हारे घर से एक अमेरिकन लड़की की चीखें सुनी है और कुछ दिन पहले जो ट्रक वाला गायब हुआ था उस ट्रक के पास तुम्हारा सिल्वर कलर की मर्सिडीज देखा गया था। इन सब बातों को सुनकर हाइटर को गुस्सा आ जाता है और क्रंच को पानी पीकर यहाँ से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि भोलर पानी पी चुका होता है और अगर क्रंच पानी नहीं पिएगा तो उसका प्लान कामयाब नहीं होने वाला। इसीलिए हाइटर उसे बार बार पानी पीने के लिए कह रहा होता है, लेकिन क्रंच उसे ऐसा करते देखकर उसके हाथ से ग्लास को नीचे गिरा देता है। फिर हाइटर उससे माफी मांगता है और कहता है, मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गया, मैं अभी तवाल लेके आता हूँ। फिर वो अपने बेसमेंट में जाता है और इंजेक्शन में नशीली दवा डालकर अपने बनाए ह्यूमन सेंटीपीड के पास जाता है और कहता है कि उसे 2 हेल्दी रिप्लेसमेंट मिल चुका है और वो जेनी को मारकर उन दोनों को उनके साथ जोड़ देगा और एक 4 इंसानों की सेंटीपीड बनाएगा, यानी क्वाड्रुप्लेट। ये सब बोलकर हाइटर यहाँ से चला जाता है। वो जापानीज आदमी एक प्लान बनाता है और बड़े मुश्किलों से एक चाकू को अपने हाथ में ले लेता है। उधर हाइटर जब पानी पहुंच रहा होता है तो क्रंच उससे पूछता है, तुम्हारे घर के बेसमेंट में क्या है, क्या हम उसे देख सकते हैं? हाइटर कहता है कि वो बस उसका छोटा सा लेबोरेटरी है जिसमें छोटा मोटा मशीनें और कुछ दवाइयों के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर भी क्रंच उसे देखना चाहता है। इस बात से हाइटर को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अगर उनके पास सर्च वारंट नहीं है तो वो उन्हें अपने घर का किसी भी कोना नहीं देखने देगा। ये बोलते बोलते उसके हाथ से तोयला छूट जाता है जिसमें वो इंजेक्शन होता है जहाँ पर वो नशीली चीज डालकर लाया है। क्रंच उस इंजेक्शन को देख लेता है और इसके बारे में वो हाइटर से पूछता है, लेकिन हाइटर झूठ बोल देता है कि इस इंजेक्शन में इंसुलिन है और वो डायबिटीज का मरीज है। लेकिन क्रंच को हाइटर की इन सब बातों पे विश्वास नहीं होता और उसका संदेह हाइटर पे और भी गहरा हो जाता है। इसीलिए वो हाइटर से कहता है, 20 मिनट रुक जा, मैं सर्च वारंट लेके अभी आ रहा हूँ। फिर वो भोलर के साथ यहाँ से निकल जाता है। उनके निकलते ही हाइटर जल्दी से बेसमेंट में जाता है। तभी वो जापानीज आदमी उसके पैरों पर चाकू से हमला कर देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर वो अपनी दांत से हाइटर की गर्दन के मांस को उखाड़ देता है जिससे हाइटर बेहोश हो जाता है और मौके का फायदा उठाकर वो जापानीज आदमी लिंडसी और जेनी को लेकर यहाँ से निकलने लगता है। उनके सामने सीढ़ियां आ जाती हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को सहारा देते हुए बड़े मुश्किलों से बेसमेंट से बाहर निकल जाते हैं। हाइटर को भी अब तक होश आ जाता है और वो घसीटते हुए उनके पीछे चला जाता है। लिंडसी उन्हें उस रूम में ले जाती है जिस रूम की खिड़की टूटी हुई थी, लेकिन जब वो चेक करते हैं तो खिड़की पूरी तरीके से ठीक होता है क्योंकि हाइटर ने पहले उस खिड़की को ठीक कर दिया होता है। लिंडसी उस जापानीज आदमी को लैंप की तरफ इशारा करती है। वो जापानीज आदमी लैंप को उठाकर खिड़की की कांच को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी उनकी आवाज सुनकर हाइटर भी यहाँ पर आ जाता है। हाइटर को यहाँ पर देखकर वो लैंप को नीचे रख देता है और एक कांच के टुकड़े को अपने हाथों में ले लेता है। हाइटर भी उनकी तरफ चाकू लेकर बढ़ने लगता है। तभी वो जापानीज आदमी हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम हमें इसे आपस में जोड़कर अपने आप को भगवान समझ रहे हो? मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया और एक सेल्फिश की तरह अपनी जिंदगी जी और लगता है मैं उसी की सजा भुगत रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को इंसान समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब बोलकर वो अपने गला को उस कांच के टुकड़े से
काट देता है और उसकी मृत्यु हो जाता है। इससे हाइटर को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट खत्म होने के कगार पे है। तभी दोबारा क्रंच भोलर के साथ उसके घर के बाहर आ जाता है और वो लगातार बेल बजा रहा होता है, लेकिन उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, इसीलिए वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। इधर हाइटर लिंडसी और जेनी को एक कमरे में लॉक करके खुद स्विमिंग पूल के पास जाकर छुप जाता है। क्रंच और भोलर अलग अलग होके हाइटर को ढूंढने लगते हैं। इधर पानी पीने के कारण भोलर की हालत खराब होने लगता है और वो स्विमिंग पूल तक पहुंच जाता है जहां हाइटर पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है। और इधर क्रंच हाइटर को ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि जमीन पर खून गिरा हुआ है। तभी उसे गोली चलने की आवाज आता है। वो समझ जाता है कि भोलर खतरे में है, इसीलिए वो दौड़ते हुए बेसमेंट से बाहर आ जाता है और उस रूम में पहुंच जाता है जहां लिंडसी और जेनी अपनी गंदी हालत से जूझ रहे होते हैं। क्रंच भी उनकी हालत देखकर सहम जाता है। फिर वो भोलर को ढूंढने के लिए निकल जाता है और स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाता है और देखता है कि भोलर की मृत्यु हो चुका है। उसके कुछ समझने से पहले ही हाइटर उस पर 2 गोली चला देता है, लेकिन मरने से पहले क्रंच हाइटर को पट्ट से हेडशॉट मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाता है और कुछ ही देर बाद क्रंच का भी मृत्यु हो जाता है। उधर लिंडसी और जेनी को मदद मिलने की लास्ट होप भी खत्म हो जाता है। जेनी की हालत बहुत खराब होता है, इसीलिए कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो जाता है और इधर लिंडसी उन दोनों के बीच फंस कर रह जाती है जहाँ उसके आगे की तरफ वो जापानीज आदमी कामाकेज होता है जिसने अपनी गला काट कर आत्महत्या कर ली, और पीछे की तरफ होती है उसकी फ्रेंड जेनी जो उस साइको डॉक्टर के कारनामों की वजह से अपनी इस खूबसूरत जिंदगी से हाथ धो बैठी। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाता है। अब लिंडसी यहाँ से निकल पाएगी या नहीं, इसके बारे में तो हमें कहानी में नहीं बताया गया, लेकिन हम आशा करते हैं कि उसे अपनी इस नर्क जैसी हालत से मुक्ति मिल जाए या उसकी जिंदगी दोबारा सही ट्रैक पर वापस आ जाए। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।